बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, C8 की डिस्कशन के साथ स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन MD-CAT सेशन में वेलकम करते हैं आप सबको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से बात शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको जो भी सवाल हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो बोर्ड पर भी नज़र आ जाएंगे, तो आपने उन्हें भी देख लेना है। और साथ साथ इस तरह ज़रा आपको, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में ना भी हो टेस्ट, तो आपकी मदद होती रहती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 डील करता है आइसोमेरिज्म को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एन एल्कीन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। C4H8 से सबसे ज़्यादा कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है। सही है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये पूछा गया है। और हम यहाँ पर करेंगे क्या कि हम आइसोमर बना के देख लेंगे। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 ब्यूटीन हो जाएगा, या फिर 1 2 3 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 ब्यूटीन हो जाएगा। 2 ब्यूटीन की आगे 2 फर्दर टाइप हो सकती हैं, इस तरह बना लेते हैं 1 2 3 4। 2 ब्यूटीन सिस भी हो सकता है और 2 ब्यूटीन ट्रांस भी हो सकता है। इसके अलावा एक रास्ता ये भी हो सकता है 1 2 3 एंड 4, इसे आइसोब्यूटाइलिन कहते हैं। तो ये भी एक आइसोमर है ब्यूटीन का। C4H8 ब्यूटीन के ये 4 ही आइसोमर बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके अलावा कोई आइसोमर नहीं बन सकता। हमने यहाँ पर चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एथानॉल एन आइसोमर ऑफ एथानॉल। सेकंड क्वेश्चन में आइसोमर ऑफ एथानॉल पूछा गया है। एथानॉल का जो आइसोमर होता है वो होता है CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। ये एथानॉल का आइसोमर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C2H6O है, जैसे कि एथानॉल का C2H6O होता है। बीटा ऑप्शन टिक कर लें। थर्ड क्वेश्चन है जी, द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस is due to the reason that organic compounds have। बीटा ऑप्शन जी मॉलिक्यूलर नेचर। हमने ये सीखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, उनमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इस वजह से वो स्लो रिएक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से ऐसे होता है। थर्ड में बीटा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। आप जानते हैं कि एरोमेटिक सल्फोनेशन के अंदर बेंजीन जो है वो मिलती है। बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 वो रिएक्ट करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड से, यहाँ पर अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राईऑक्साइड। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 5 आ गया, विच वन इज करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। इस गिवन स्ट्रक्चर में हमें नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 1 2 3 4, यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। आप जानते हैं कि ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ब्रोमीन करीब पड़ता हो। तो ये 2 पर ब्रोमो हो गया, 3 पर मिथाइल हो गया, और टोटल 4 कार्बन हैं, यानी कि ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन लग रहा है। ये ऑप्शन है अल्फा, आपने इसे टिक कर दिया। 5th में अल्फा ऑप्शन हो गया। 6th में देखें, एक कंपाउंड दिया है, इसका आईयूपैक नाम पूछा है। मैं कंपाउंड बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। लेफ्ट साइड से बनाना शुरू कर रहा हूँ। CH3, उसके साथ CH है, CH के साथ लग जाएगा Cl, फिर लगा हुआ है CH, फिर उसके साथ लगा हुआ है CH3, फिर उसके साथ 1 2 3 4 और फिर ब्रोमीन लगी हुई है। हम जानते हैं कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है जहां से ब्रांचिंग या फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। इधर से 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, इधर से शुरू करेंगे तो 2 पर क्लोरो लगा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, सही जी। तो 1 पर ब्रोमो है, 6 पर क्लोरो है, 5 पर मिथाइल है। 1 पर ब्रोमो, 6 पर क्लोरो, 5 पर मिथाइल, ऐसा ऑप्शन अल्फा लग रहा है। 1 ब्रोमो 6 क्लोरो 5 मिथाइल, तो आपने टिक कर दिया।
हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब है का 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है जी। तो अल्फा ऑप्शन सही लग रहा है। 7th क्वेश्चन देखें, आईयूपैक नेम ऑफ ऑर्थोथैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑर्थोथैलिक एसिड मैं बना देता हूं, यहाँ पर COOH लगा हो और यहाँ पर COOH लगा हो, तो इसे 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जा सकता है। 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अल्फा ऑप्शन, क्योंकि दोनों COOH 1 और 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं। 8th क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन नेचर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन जो रिंग है कार्बन एटम्स का उसमें कोई हेट्रो एटम लगा हो। आप डेल्टा ऑप्शन देखें तो वहां पर एनिलीन में बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ है। इसके अलावा जो थायोफीन, फ्यूरॉन वगैरह हैं उनके अंदर आप जानते हैं कि रिंग के अंदर ही कोई हेट्रो एटम लगा होता है। तो अगर रिंग के अंदर हेट्रो एटम लगा हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि थायोफीन, फ्यूरॉन और पिरिडीन। जबकि एनिलीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि उसमें रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है और उसे आप कहेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में डेल्टा ऑप्शन आपने टिक कर दिया। 9th आ गया जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+1OH, याद करना है आपने सिंपल, बीटा ऑप्शन टिक कर दें। 10th क्वेश्चन आ गया, एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप जी। फंक्शनल ग्रुप जो है वो इट इम्पार्ट्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्टिविटी की वजह भी बन रहा है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन हमें टिक कर देना चाहिए। आगे चलते हैं जी, इंडिकेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14। C6H14 क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। C6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया N-हेक्सेन। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 और 2 मिथाइल पेंटेन, और फिर 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन। सही होगा जी बात। आगे चल पड़ते हैं 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे चलते हैं 1 2 3 4 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सही है जनाब। तो कितने आइसोमर हो गए? ये तो 5 हो गए। N यानी कि हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यही मैक्सिमम बन सकते हैं। इन्हें बना लें। याद करने के लिए आपको बनाने ही पड़ेंगे आइसोमर। अगर आप कोई फार्मूला सोच रहे हैं तो मैंने बताया कि फार्मूला हमेशा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया चार्ली ऑप्शन, 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। अगला सवाल है टाइप ऑफ 12th क्वेश्चन है जी, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं ये बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना जी, ये स्ट्रक्चर है मैलिक एसिड का। इसमें डबल बॉन्ड है और हर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर है मैलिक एसिड का। ये सिस आइसोमर होता है, जबकि अगर आप इसको ऑपोजिट कर देते हैं इस तरीके से तो ये बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये है फ्यूमेरिक एसिड। तो याद रख लें कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बीटा ऑप्शन, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है तो उस हवाले से अच्छा सवाल है। बीटा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 13th क्वेश्चन है ईथर शो द फिनोमेनन ऑफ चार्ली मेटामेरिज्म, हमने सीखा हुआ है। 14th क्वेश्चन एक कंपाउंड दिया है, उसका आईयूपैक नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रा कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, CH3 और ब्रांच में भी CH3। तो जनाब यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन इसका नाम बन सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। डबल बॉन्ड को वैसे भी मिथाइल पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हो गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। सही जनाब। तो इसे आपने बीटा ऑप्शन टिक कर दिया। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमेरिज्म। आप देखें तो अल्फा में लेफ्ट में CH2 Cl2 में 2 हाइड्रोजन हैं, 2 क्लोरीन है, राइट साइड पर 3 क्लोरीन है। बीटा ऑप्शन में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। चार्ली ऑप्शन में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। जब तक एटम्स की तादाद इक्वल नहीं ना होगी आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। डेल्टा ऑप्शन देखें, आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी देख चुके हैं, उसी को दोबारा से पूछा गया है डिफरेंट अंदाज से। डाईमिथाइल ईथर और एथानॉल ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया आपने यहाँ पर। 16th क्वेश्चन देखें जी, द कंपाउंड C4H10O कैन शो। तो C4H10O को जरा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। ये आ गया 1 2 3 4। C4H10O इस तरीके से हो सकता है, यानी कि डाईइथाइल ईथर, या फिर हो सकता है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर इस तरीके से। सही है जी, यानी कि ये मेटामेरिज्म तो शो कर रहा है। और आप जानते हैं कि अब ये भी देख लें, CH3 CH2 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 OH। सही जनाब, तो ये क्या है, ये 1 ब्यूटानोल है। और इसी तरीके से CH3 CH2 CH CH3 2 ब्यूटानोल भी हो गया। सही, तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और इसमें फिनोल OH भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तीनों हो सकते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आपने 16 क्वेश्चन में टिक कर दिया। 17 क्वेश्चन देखते हैं जी। 17 क्वेश्चन में कार्बन के साथ 4 मिथाइल लगे हुए हैं। अगर कार्बन के साथ 4 मिथाइल लगे हों तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन हैं, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये जी डेल्टा ऑप्शन बन रहा है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। डेल्टा ऑप्शन 17 क्वेश्चन में हमने टिक कर दिया। 18 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन। 18 आ गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इसे फ्यूरान कहते हैं। सही जी, तो फ्यूरान अल्फा ऑप्शन हमारी किताब में एक ही मिसाल है, तो हमने उसे ही याद कर लिया। 19 आ गया, कार्बन एटम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। 19 क्वेश्चन आ गया जी, ये है फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बन देखें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात क्लास में हो चुकी है। बीटा ऑप्शन आपने टिक कर दिया। 20th क्वेश्चन आ गया, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the shifting of proton from one atom to the other in the same molecule। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ऑटोमेरिज्म की, बीटा ऑप्शन आप टिक कर लें। 21st क्वेश्चन आ गया, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। तो जी 21 क्वेश्चन में ये है बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजाइल और इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। सही जी, तो ये है बेंजाइल अल्कोहल। डेल्टा ऑप्शन लग रहा है बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला। आगे चलते हैं जी। 22nd क्वेश्चन, एथॉक्सी ईथेन और मेथॉक्सी प्रोपेन इज द एग्जांपल ऑफ। ये देखें ऊपर, ये क्या है, ये एथॉक्सी ईथेन है, ये है एथॉक्सी ईथेन और ये है मेथॉक्सी प्रोपेन। और ये दोनों, इनके अंदर क्या है, पोजीशन जो कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अगर कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप आपने पढ़ी हुई है, टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन 22nd क्वेश्चन में। 23rd क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। 23rd क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की शर्त है कार्बन मस्ट बी डबली बॉन्डेड, और दूसरी शर्त है कि कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हों वो दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर किसका है जी, ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। उसमें पहली कंडीशन भी पूरी हो रही है और दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। सही है जी, तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो जनाब आप कहेंगे कि ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। 23rd वाला तो 2 ब्यूटीन सही हो गया। 1 ब्यूटीन शो नहीं करता, उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन हैं। प्रोपीन में भी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं।
1,1 डाई क्लोराइड ब्यूटेन, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो सारी बात है कि ये सही जवाब नहीं हो सकते। आगे चलते हैं तो 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। 24 में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर देखते ही इंशाल्लाह आप इसे पहचान लेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, बड़ा मशहूर, हमने इसे क्लास में इसके बारे में बात भी की थी, आपने इसको नोमेनक्लेचर में पढ़ा भी हुआ है, तो बीटा ऑप्शन लैक्टिक एसिड हो गया। 25th क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथीन। ईथीन बना लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर सारे हाइड्रोजन होते हैं। हमने सीखा है कि अगर दो एटम आपस में एक बॉन्ड बना रहे हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी बॉन्ड पाई होते हैं। आप काउंट कर लें, चार्ली ऑप्शन 5 बॉन्ड बन रहे हैं। 26 क्वेश्चन देखें, मेटामेरिज्म इज द प्रोसेस इन विच। मेटामेरिज्म क्या होता है, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, मेटामेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो नंबर कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो चेंज होते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, यहाँ पर एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है। ऐसी बात जो है ना वो हमें डेल्टा ऑप्शन में मिल रही है। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अतराफ में एल्काइल ग्रुप कार्बन एटम्स की तादाद तब्दील होती है, इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। तो 26 में डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। आगे चलते हैं, विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। 27 में पूछता है कि कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कब आता है, जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। सही जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बुनियाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का चेंज होना। तो अगर आप देखें, एल्कीन में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप है, जबकि अल्फा एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी और वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अल्फा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 28th क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलवेज हैज। ये पहली शर्त देखें मैंने लिखी हुई है। पहली शर्त क्या है कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये शर्त है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, तो जनाब हमने टिक कर दिया अल्फा ऑप्शन के, उसमें डबल बॉन्ड होना लाजमी है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 29 में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मैंने मिसाल ली थी BF3 की, थर्ड ग्रुप के मेंबर्स की, और पॉजिटिव चार्ज से मैंने मिसाल ली थी CH3 पॉजिटिव की, सही है, H पॉजिटिव की। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। और BF3 AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं हो सकता। लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल के पास होता है। आप अल्फा ऑप्शन देखें, वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। जब उसके बाद पहले ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने टिक कर देना है अल्फा ऑप्शन 29 में कि वाटर एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 30th क्वेश्चन है जी, प्रोपाइनल्डिहाइड एंड एसीटोन आर आइसोमर्स। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोपाइनल्डिहाइड बना लेते हैं 1 2 और ये आ गया प्रोपाइनल्डिहाइड, और एसीटोन बना लेते हैं CH3COCH3। आप देख लें कि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों तो जनाब फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। 30th में हमने टिक कर दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, डेल्टा ऑप्शन। आगे 31st क्वेश्चन है जी, विच इज़ नॉट एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें कार्बन्स पर मुश्तमिल रिंग तो होगा लेकिन वहाँ पर कोई बेंजीन नहीं होगी। तो जाहिरी बात है कि 31 में फिनोल सही जवाब होगा क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है, लेकिन फिर भी बाकी सबके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन, चार्ली ऑप्शन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और डेल्टा ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन। आप देख सकते हैं कि इनमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन कार्बन्स पर मुश्तमिल साइकिल है, तो ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। जबकि जो फिनोल है बीटा ऑप्शन वो एलिसाइक्लिक नहीं है।
बल्कि वो एरोमेटिक है। तो 31 में बीटा ऑप्शन हो गया। 32 द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन शो आइसोमेरिज्म। तो 32 में मैं मिसाल ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आप देख लें कि जनाब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक जो एल्केन्स हैं वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जैसे कि एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, जैसे कि एन पेंटेन आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन वगैरह वगैरह। तो उनमें क्या होता है, उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के अतराफ में अल्काइल ग्रुप चेंज नहीं हो सकते, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो सकता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, तो फिर चेन आइसोमेरिज्म ही ऑप्शन बन रहा है। 32 में अल्फा ऑप्शन हो गया। 33 द कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, बीटा ऑप्शन है जी एल्यूमिनियम ट्राईथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, याद करवाया था मैंने। 34 बायर्स रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर तो अल्कलाइन KMnO4 क्यों इस्तेमाल होता है जी? अल्फा ऑप्शन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, ब्रोमीन वाटर भी डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, और ओजोनोलाइसिस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्फा ऑप्शन हो गया बायर्स रिएजेंट। KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, सही जी, पता होगा आपको। 35 कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन गिव्स। 35 में पूछा गया है कि मीथेन की कंप्लीट कंबस्शन से क्या बनेगा, 2 ऑक्सीजन से मिलाएं, कंप्लीट कंबस्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएंगे, सही है जी, 2 पानी बनते हैं, तो ये हो गई कंप्लीट कंबस्शन। ऑप्शन हमने टिक कर दिया बीटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 36 क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लास में क्लियर कट लिखवाया गया था कि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। चार्ली ऑप्शन आपने यहाँ टिक कर लेना है। 37th क्वेश्चन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ विटामिन ए इज नियरली 600 किलो जाउल, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन विटामिन ए आर। तो अब सवाल आ गया जी 37, आप जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है 120 किलो जाउल पर मोल, और ये ना फॉर 1 डबल बॉन्ड है ये वैल्यू, एक डबल बॉन्ड होगा ना तो ये वैल्यू होगी 120 किलो जॉल पर मोल, और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना जवाब आता है 600 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है कि अगर 5 डबल बॉन्ड होंगे तो फिर एनर्जी चाहिए होगी 600 किलो जॉल पर मोल, सही है जी। 600 किलो जॉल पर मोल कितने बॉन्ड्स के लिए हो गई? 5 बॉन्ड्स के लिए हो गई, सही जनाब। तो 5 बॉन्ड्स यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, हर एक बॉन्ड के लिए 120 है, आप सिंपल ऐड कर सकते हैं, 2 बॉन्ड के लिए डबल हो जाएगी 240, 3 के लिए 360, 4 के लिए 480, 5 के लिए 600 हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर हमने टिक कर दिया चार्ली ऑप्शन 5। 38th क्वेश्चन है अल्कोहलिक KOH में 38 के लिए कोई रिएक्शन लिख देता हूँ। आप ये रिएक्शन देख चुके हैं, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड को आपने मिलाया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, अल्कोहल की मौजूदगी में OH इस हाइड्रोजन को ले जाता है और K इस Br को ले जाता है, यहाँ पर बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बनता है KBr प्लस बनता है वाटर यानी कि डिहाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन रिमूवल, हेलोजिनेशन और हेलोजन रिमूवल दोनों हुए हैं। तो ये बीटा ऑप्शन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है अल्कोहलिक KOH से, एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन होती है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। तो बीटा ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। 39 विच थिंग एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो 39 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन में ना प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हैं और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स की वजह से बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से। और कितनी स्टेबल हो जाती है? वो स्टेबल हो जाती है 150.5 किलो जाउल पर मोल और इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन में जी अल्फा ऑप्शन देख लेते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो होता है और उसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से बेंजीन में आ जाती है रेजोनेंस एनर्जी, वो स्टेबल हो जाती है 150.5 किलो जाउल पर मोल। तो ये तीनों ही बातें असल में एक दूसरे की जगह पे सही हैं, तो ऑल आर करेक्ट। 39 में डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर लिया।
40th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद प्रोपीन व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच ब्रोमीन अटैक्स द प्रोपीन। तो अब हमें 40th रिएक्शन के लिए देखना पड़ेगा प्रोपीन का मॉलिक्यूल, और प्रोपीन के मॉलिक्यूल को हम मिलाएंगे ब्रोमीन के साथ। ये आ गया ब्रोमीन। जब मॉलिक्यूल अप्रोच करता है इथीन प्रोपीन का ब्रोमीन की तरफ, तो ब्रोमीन जो है वो पोलराइज हो जाती है, एक पार्शियल नेगेटिव दूसरा पार्शियल पॉजिटिव, और फिर प्रोपीन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करती है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से हम जानते हैं कि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। हमने टिक कर दिया अल्फा ऑप्शन के प्रोपीन है तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगी। अल्फा ऑप्शन हो गया। 41st क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कुड बेस्ट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्स-1-ईन एंड मिथाइल बेंजीन। बनाने पड़ेंगे। 41 क्वेश्चन में जनाब अल्लाह के फजल से हेक्स-1-ईन 1 2 3 4 5 6 ये आ गया हेक्स-1-ईन और ये आ गया मिथाइल बेंजीन। अच्छा, ये बात तो पक्की है कि मिथाइल बेंजीन जो है वो आमतौर पर अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। मिथाइल बेंजीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता। सही है जी, मिथाइल बेंजीन ने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करना। सिल्वर नाइट्रेट अल्फा ऑप्शन है। सिल्वर अमोनियम कम्प्लेक्स जिसे टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, उससे तो दोनों ही रिएक्ट नहीं करते, ना एल्कीन करती है ना बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव करते हैं। दूसरा ऑप्शन आ गया आयोडीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड जी वो एसिटाइल ग्रुप का टेस्ट करती है जिसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। उसकी डिटेल आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। डेल्टा ऑप्शन 2 फॉर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2 फॉर डीएनपीएच टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का टेस्ट है। यहाँ पे ना कोई एल्डिहाइड है ना कोई कीटोन है, तो अल्फा बीटा और डेल्टा दोनों ही नहीं देते। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है ब्रोमीन इन CCl4 ब्रोमीन डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करती है, जबकि जो मिथाइल बेंजीन है उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी। सही है, जैसे बेंजीन रिएक्ट नहीं करती ब्रोमीन के साथ, इसी तरीके से मिथाइल बेंजीन भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन डबल बॉन्ड में ब्रोमीन ऐड होती है। अभी पीछे भी हमने देखा। तो चार्ली ऑप्शन जो है ब्रोमीन इन CCl4 वो फ़र्क कर सकता है हेक्स-1-ईन और मिथाइल बेंजीन में। 42nd क्वेश्चन, अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेस द अल्कलाइन KMnO4। 42nd क्वेश्चन में डीकलराइजेस का मतलब है या तो वहां डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड KMnO4 को डीकलराइज करते हैं। और जब उसने लिख दिया ना कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, तो लिक्विड तो हमने सीखा है कि एल्केन्स जो हैं और एल्कीन्स जो हैं या एल्काइंस जो हैं वो कार्बन 5 से पहले लिक्विड नहीं होते। सही जनाब, एल्केन्स तो 5 तक भी लिक्विड होते हैं, और एल्केन में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे के सारे गैस हैं, और C5 से लेके 15 तक लिक्विड हैं। एल्कीन की बात करें उसमें भी C5 से ऑनवर्ड जो हैं वो लिक्विड होते हैं, यानी कि C1, C2, C3, C4 ये लिक्विड नहीं होते। तो जब वो कहता है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन है तो अल्फा, बीटा और चार्ली तो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 4 तक कार्बन है। तो फिर डेल्टा ऑप्शन बचता है। डेल्टा ऑप्शन देखें C5H10 पेंटीन। पेंटीन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो फिर ये शर्त है कि ये अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट ही करेगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया 42nd में। 43rd देख लें, एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 43rd में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने सीखा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कार्बोकैटाइन बनता है, और अगर कार्बोकैटाइन बने तो टर्शरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी से। तो यहाँ पे जनाब अल्फा ऑप्शन हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। वो कहता है एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड by the dehydration of alcohol in the presence of suitable dehydrating agent. The order of ease of dehydration, कौन कितना जल्दी डिहाइड्रेट होगा, हमने कहा टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये बात अभी हमने सीखी। 42nd, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ये रिएक्शन हो रहा है जी 44 के अंदर। 44 में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें बेंजीन मिल रही है क्लोरीन से और बना रही है क्लोरोबेंजीन। ये एक स्टैंडर्ड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का। 179, 180, 181, 182, 183 इन सब पेजेस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, उनका स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आपने देखा भी है, तो इसे हम आसानी से कर लेंगे। अल्फा ऑप्शन हो गया 44 में। 45th क्वेश्चन में जी, इथीन
अपॉन ट्रीटमेंट विद बायर्स रीएजेंट फॉर्म्स, तो हमने यहाँ पे इथीन लिख ली, उसे KMnO4 और वाटर से मिला दिया। 1% KMnO4 सोल्यूशन कोल्ड डाइल्यूट, उसे कहते हैं बायर्स रीएजेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपने याद किए थे कि CH2OH और CH2OH बनता है जिसे ग्लाइकोल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अल्फा ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर देंगे। 46 क्वेश्चन आ गया, ब्रोमीन इज इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल CCl4 में आपने उसे डाला है, इज एडेड सेपरेटली टू हेक्सेन, उसमें सिंगल बॉन्ड है वो ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करेगा। हेक्सीन डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करेगा। बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करती, और मिथाइल बेंजीन वो भी रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर जो चार है ना, हेक्सीन, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन, उनमें से सिर्फ हेक्सीन ऐसी है जो रिएक्ट करेगी ब्रोमीन से और ब्रोमीन के कलर को डिस्चार्ज करेगी। बाकी तीन ब्रोमीन के कलर को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल दी ऑब्जर्वेशंस बी द सेम। वन है जी हेक्सेन और बेंजीन, यहाँ पर जी ऑब्जर्वेशन सेम नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हेक्सेन ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता, बेंजीन भी ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता। जब दोनों रिएक्ट नहीं करते तो दोनों के ऑब्जर्वेशन सेम है। वो क्या है? नो रिएक्शन। सेकंड में देखें हेक्सेन एंड हेक्सेन रिएक्ट नहीं करता सैचुरेटेड, हेक्सीन रिएक्ट करता है अनसैचुरेटेड। तीसरे में देखें हेक्सीन एंड मिथाइल बेंजीन, हेक्सीन रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड, मिथाइल बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा सैचुरेटेड। तो फिर किसी में कलर चेंज हो रहा होगा, किसी में नहीं हो रहा होगा, लेकिन वन में दोनों में ही कलर चेंज नहीं हो रहा, ना हेक्सेन रिएक्ट कर रहा है ना बेंजीन। तो अल्फा ऑप्शन वन ओनली ऐसा है जिसमें ऑब्जर्वेशन सेम आएगी। आपने अल्फा ऑप्शन टिक कर दिया। 47 अमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, हमने बताया था कि जनाब जो स्ट्रॉन्गेस्ट 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है वो OH होता है इन सब में से। कैसे पता लग गया मुझे पता है कि हेलोजिन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो वो स्ट्रॉन्ग 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। तो क्लोरीन भी माइनस हो गया, ब्रोमीन भी माइनस हो गया। और जो फिनाइल है ना, फिनाइल, ये आगे चलकर हम इस पर मजीद बात करेंगे कि फिनाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। सही जी, तो ये याद भी रख लें कि फिनाइल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो गया, यानी कि डीएक्टिवेटर है। ब्रोमीन भी डीएक्टिवेटर है, जबकि OH एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, और वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप इसके लिए देख भी सकते हैं हमारा लेक्चर दोबारा से, जिसमें हमने ओरिएंटेशन इन बेंजीन, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात की थी। फिलहाल चार्ली ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन, कौन बेंजीन से स्लो रिएक्ट करेगा? जाहिरी बात है बेंजीन से स्लोअर उसने रिएक्ट करना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा होगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इनमें कौन सा है देखें, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अल्फा ऑप्शन में, मिथाइल चार्ली में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डेल्टा NH2 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सिर्फ नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, डीएक्टिवेटर है। तो बीटा ऑप्शन जो है नाइट्रोबेंजीन वो लेस रिएक्टिव होगी, स्लो रिएक्ट करेगी देन बेंजीन। 49 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज। 49 को देखें, 49 में एल्यूमिनियम क्लोराइड का काम देखें जी, एल्काइल क्लोराइड होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फॉर एग्जांपल AlCl3 से मिलता है, तो होता क्या है, यहाँ पर बनता है R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। यहाँ पर AlCl3 ने क्या किया, उसने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसे अकोमोडेट कर लिया। क्यों अकोमोडेट कर लिया? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक ल्यूइस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है, जिसकी बात बहुत दफ़ा मैं कर चुका हूँ कि थर्ड ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेगा तो उससे क्या बनेगा, R पर पॉजिटिव, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन से रिएक्ट करता है। हमने पढ़ा है कि बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर हमने सही कर दिया, बीटा ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से वो एज ए कैटालिस्ट काम करता है। 50th आ गया, द कंपाउंड दैट इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी। अगेन डिफिकल्टी आ गई, तो डिफिकल्टी में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। यहाँ पर टॉलुइन और फिनोल में बिल तरतीब CH3 और OH लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। नाइट्रो बेंजीन में नाइट्रो आ गया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। डेल्टा ऑप्शन टिक कर दें। 50th क्वेश्चन में नाइट्रो बेंजीन को नाइट्रेट करना ज़्यादा मुश्किल है। 51 इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस द हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन द मेजर प्रोडक्ट इज। बहुत आसान है, मैंने लिखवाई दिया था क्लास में ही कि अगर क्लोरीन ज़्यादा होगी तो फिर मल्टी सब्सटीट्यूशन होगी, ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगी और CCl4 बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही है। 52nd विच विल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। 52nd क्वेश्चन जो है ना वो कान को दूसरी तरीके से पकड़ा गया है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है अबिलिटी टू अटैक पॉजिटिव चार्ज। सही है, पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बनाने की सलाहियत, या फिर ऐसे कह सकते हैं अबिलिटी टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सही है जी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर देख लें, आप देखें अल्फा ऑप्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, बीटा ऑप्शन नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, डेल्टा ऑप्शन देख लें COCH3 ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, अल्फा ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, बीटा ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो सारे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, सिर्फ OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो अपने लोन पेयर देता है बेंजीन को, और जब वो लोन पेयर बेंजीन को देता है तो बेंजीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगी। सही जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है ना, ये अगर कोई चीज़ कर रही है तो आप कहेंगे कि वो स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रही है, वो न्यूक्लियस लविंग है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। और बेंजीन के पास नेगेटिव चार्ज कब ज़्यादा होता है? बेंजीन के पास नेगेटिव चार्ज उस वक्त ज़्यादा होता है जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। सही है जी। तो यहाँ पर बात बताने का मकसद ये है कि बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगी, और विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगी। बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 52nd में हो गया चार्ली ऑप्शन। 53rd द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये स्पेशली मैंने जो है बताया था। तो ये है जी 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन में यहाँ पर मिथाइल है और इसे आपने क्लोरीन से मिलाया, और यहाँ पे बारी बारी ना हाइड्रोजन निकलने शुरू हो जाते। यहाँ पे बनता है CH2Cl, फिर उसमें मज़ीद क्लोरीन ऐड होती है तो वो बन जाता है CHCl2, और उसमें फिर क्लोरीन ऐड होती है तो उससे बन जाता है CCl3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल रहा है, एक क्लोरीन आ रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसे हैलोजेंस की एल्केन्स की हैलोजिनेशन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन है जी ये। तो याद रख लें कि जो बेंजीन है वो 3 तरह क्लोरीन से रिएक्ट करता है। वो 3 तरह कौन सी हैं वैसे तो मैंने बता दी थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता ना लगी हो या कोई सुन ना सका हो तो उसके लिए दोबारा से बता रहा हूँ, आप एक बारी फिर से नोट कर लें। 53rd क्वेश्चन की बात चल रही है। बेंजीन जो है ना उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर बेंजीन को आपने क्लोरीन से मिलाया सनलाइट की मौजूदगी में तो फिर वो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाएगी, और ये है फ्री रेडिकल एडिशन। सही। और अगर आपने बेंजीन के साथ क्लोरीन लगाया FeCl3 की मौजूदगी में तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर बेंजीन मिथाइल लगा हुआ है, क्लोरीन डाल दी सनलाइट की मौजूदगी में और बना CH2Cl और वगैरह वगैरह। सही जी। तो ये क्या है?
ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये 3 रिएक्शन है, ये तीनों बात हुई भी हैं लेकिन हमने फिर से एक बार ही देख लिया। 53 मुकम्मल हुआ। चार्ली ऑप्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 54 बेंजीन अपॉन ट्रीटमेंट विद पोटाशियम पर मैंगनेट फॉर्म्स। बेंजीन जी स्टेबल है, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से ये पोटाशियम पर मैंगनेट से रिएक्शन नहीं करती और ना कुछ बनाती है, तो फिर बीटा ऑप्शन नन ऑफ दीज, बेंजीन कुछ नहीं बनाएगी। सही है जी। अल्फा ऑप्शन में बेंजीन ही लिखा हुआ है तो बेंजीन से बेंजीन बनती नहीं है, बेंजीन तो अनरिएक्टिव रह रही है, इसलिए हमने अल्फा ऑप्शन टिक नहीं किया। 55 एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स सर्टेन रिएक्शन बाय कैटालाइजेस सर्टेन रिएक्शन बाय फॉर्मिंग कार्बोकेटाइंस विद क्लोरोएल्केन्स। ये जी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है। दिस कैन अकर बिकॉज एल्यूमिनियम ये रिएक्शन क्यों करवा सकती है। अल्फा ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल। नहीं जी ऐसा नहीं है। ये 55 ना 49 का ही रेप्लिका सवाल है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रिएक्शन इसलिए करवा रही है क्योंकि बीटा ऑप्शन दी एल्यूमिनियम एटम हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 49 का ही रेप्लिका है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 56 देखें, नाइट्रोबेंजीन इस रिएक्शन से बन सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 56 में मैं रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्रा कर रहा हूँ। असल में ये है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर सल्फ्यूरिक एसिड देता है प्रोटॉन। प्रोटॉन देता है तो नाइट्रिक एसिड का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये अटैक कर देता है और यहाँ से बनता है HOH, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, साथ NO2। ऑक्सीजन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऑक्सीजन ना ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है और जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ से पानी बन जाएगा और ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के थे। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा तो नाइट्रोजन पर आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम किया, रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर दिया। कैसे तेज़ कर दिया, उसने नाइट्रिक एसिड से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। सही जी, कैसे बना दिया, वो है बीटा ऑप्शन प्रोटोनेटिंग नाइट्रिक एसिड। वो नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेट कर देता है ऐसे, और जब प्रोटोनेट हो जाता है यानी कि उसमें प्रोटॉन ऐड हो जाता है तो फिर उसका टूटना यकीनन लाजमी हो जाता है और जब वो टूटता है तो NO2 पॉजिटिव बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। 57 which substance in vehicle exhaust results from incomplete combustion of hydrocarbon fuel। हाइड्रोकार्बन फ्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो जब वो जलेगा तो अगर कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने बनना है। अल्फा ऑप्शन आप टिक कर लें। 58 which of the following is a propagation step in the reaction between methane and chlorine when they are irradiated with light। प्रोपेगेशन में मीथेन क्लोरीन रेडिकल से मिलती है और बनाती है CH3 फ्री रेडिकल और HCl। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन से मिलता है और बनाता है CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, और फिर ये साइंस आगे चलती रहती है। तो ये ऐसा कोई रिएक्शन हमें मिलना चाहिए। हमने अल्फा ऑप्शन इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि अल्फा में हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन रहा है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल नहीं बनता। चार्ली और डेल्टा को हमने इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि चार्ली और डेल्टा में क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज या किसी स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, तो पॉजिटिव चार्ज भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में नहीं आते। बीटा ऑप्शन सही लग रहा है, उसमें मीथेन को क्लोरीन रेडिकल से मिलाया है, मिथाइल रेडिकल और HCl सब रेडिकल हैं और उसी सीक्वेंस में जिसमें हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है। तो 58 में बीटा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 59 की तरफ चलते हैं। टेट्रामिथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड 59 जी यहाँ पर लिख लेते हैं। चलें 59 टेट्रामिथाइल लेड जो होता है इसके बारे में क्या कहता है जी, वो कहता है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। उसे अगर रिएक्शन में डाला जाए मीथेन प्लस क्लोरीन में तो रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। वाई कैन टेट्रामिथाइल लेड बिहेव इन दिस वे, टेट्रामिथाइल लेड इस तरह काम क्यों करता है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं। मेटल आयन कैटालाइजेस द रिएक्शन, मेटल आयन रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम कर रही है, क्या ये वजह है? नहीं जी, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने मेटल आयन जो है उसके कैटालिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सीखी। चार्ली ऑप्शन इट रिलीजेस मिथाइल आयन, आयन तो जी यूज ही नहीं होते कैटालाइसिस इस रिएक्शन में, ये तो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। बीटा ऑप्शन इट रिएक्ट्स
प्रिवेंट्स इक्विलिब्रियम बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता, सारे डायरेक्ट रिएक्शन है, हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन डायरेक्ट है। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा तो मुझे समझ नहीं आ रही। अल्फा ऑप्शन इट इज़ ए सोर्स ऑफ मिथाइल रेडिकल, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये टूट जाए तो इससे मिथाइल रेडिकल 4 बन सकते हैं, और जब मिथाइल रेडिकल होंगे तो फिर ये वाला रिएक्शन तेज़ी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, इसलिए फिर 59 में हम टिक कर सकते हैं अल्फा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के तौर पर, अल्फा ऑप्शन ही सही लग रहा है। 60th क्वेश्चन देखते हैं जी। 60th क्वेश्चन में द कंपाउंड पेंट 3 in 1 ol जो है एक कंपाउंड है, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग लीफी स्मेल ऑफ न्यूली कट ग्रास एंड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी। ये उसका स्ट्रक्चर है जी। व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4। स्ट्रक्चर बनाते हैं जनाब। 60th क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हमने इसे मिलाया है एसिडिक KMnO4 से हॉट कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर होगी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और दोनों हिस्से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चले जाएंगे। यहाँ से बनेंगे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ से ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एसिड में चले जाते हैं। ये कार्बन आ गया COOH, फिर आ गया CH2 और ये OH जो है ये अल्कोहल है, और अगर हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 हो तो वो इसे भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से दोनों हिस्से कार्बोक्सिलिक एसिड में चले गए। इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, इस एसिड का नाम है मेलोनिक एसिड। तो एक मेलोनिक एसिड बनेगा, एक एसिटिक एसिड बनेगा। बीटा ऑप्शन सही लग रहा है, एसिटिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर जी, बहुत ही बैलेंस पेपर। ऐसे पेपर यकीन माने बड़े कम मिलते हैं हमें, इस कदर उम्दा और प्रिसाइसली बने हुए पेपर। मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ पेपर जिन साहब ने बनाया है उनका, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये पेपर जनाब बड़ा ज़बरदस्त था, इससे आपके सारे कंसेप्ट भी चेक हो रहे हैं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रही, सारा कुछ सही जिस तरह पूछा जाना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में पूछा जाना चाहिए वैसा ही पूछा गया है। इस पेपर में आपके जितने नंबर हैं आपके ऑर्गेनिक में, मेरे हिसाब से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाद में मेहनत करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी जितने नंबर आपके इस टेस्ट में हैं मोस्ट प्रोबेबली आपकी तैयारी उतनी ही है, उससे ज़्यादा आपकी तैयारी नहीं है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें लगता है कि पेपर जो है ना वो बैलेंस नहीं था, इस वजह से शायद हम इससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस पेपर में आपके जितने नंबर हैं ऑर्गेनिक की फ़िलहाल इस पॉइंट पे आपकी तैयारी उतनी ही है, उससे अच्छी तैयारी आपकी नहीं है, क्योंकि तकरीबन ऐसे ही सवाल जो हैं वो हमें MD कैट में मिलने हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, इससे ज़्यादा आसान भी नहीं। चलें, आपका स्कोर लाजमी बताएं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।